हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। हम अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर पे हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्म्स जो सेकेंड चैप्टर है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो टर्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? देखिए, इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेड, सेकंड इज़ रिसीवेबल्स। ट्रेड का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब भी कोई गुड्स या सेल का एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड इज़ या तो गुड्स या सर्विसेज को या बेचना या ख़रीदना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसीवेबल क्या होता है? किसी चीज़ को रिसीव करना, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन द अकाउंट ऑफ वो अमाउंट जब हमने किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल किया है, रेंडर्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब मान लीजिए अगर हमने किसी भी कंपनी को अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल कर दिया तो जो हमारे पास अमाउंट आना है ना, उसकी सेल करने के बाद उसे हम ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट बोलेंगे। सिंपल चीज़ है। ट्रेड मतलब बेचना, ट्रेडिंग करना। रिसीवेबल मतलब रिसीव करना। तो बेचने से जो हमें पैसा रिसीव होगा उसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलेंगे। इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है हमारी, एक तो डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल्स। हम दोनों का मतलब समझेंगे। डेटर्स क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं। डेटर्स हमारे वो होते हैं रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन या फर्म, वो पर्सन, वो आदमी या फिर वो बिजनेस फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसे हमने गुड्स को सेल किया है, और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने उसको अपने गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज दी हैं, एंड पेमेंट हैज़ बीन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे हमें पेमेंट नहीं मिली है। जैसे बोलते हैं ना, हम उधार पे सामान देते हैं, उधार पे सामान दे देते हैं। सामान तो हमने दे दिया, सेल कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास उसका पैसा नहीं आया है, तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक है। अब आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। वो बिल रिसीवेबल कब बनता है? जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है रिटर्न ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक पार्टी को या एक पर्सन को बाइंड करता है, मतलब बांधता है उसे किसी को पे करने में, कि भाई तुमने रिटर्न में ये लिख के दिया है और तुम्हें उसे इतने रुपए पे करने ही होंगे। ठीक है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल उस पर्सन के लिए बनता है। जैसे अब इसमें आ गया ड्रॉर आ गया या ड्रॉई आ गया। मैं इसका मतलब अभी आपको समझाती हूँ। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज़ रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। इस बिल पे, स्पेसिफाइड बिल पे जो भी अमाउंट लिखा होगा ना, वो अमाउंट फ्यूचर डेट में आपको रिसीव होने वाला है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉअर क्या होता है। इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, ड्रॉअर और ड्रॉई। एक इसमें एक वर्ड और यूज होता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी, दैट इज पे। अब सपोज कीजिए आपने किसी को सामान बेचा है, ठीक है, या फिर आपने किसी से सामान खरीदा है। सपोज कीजिए आप अपने आप को ले लीजिए, आपने किसी से सामान खरीद लिया, ठीक है। अब आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब क्या करते हो, आप एक बिल बना देते हो, ठीक है, कि मैं आपको इस फ्यूचर डेट पे इतना अमाउंट दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं क्रेडिट पे ले रहा हूँ, मतलब उधार पे ले रहा हूँ। और आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है ना, बिल्स रिसीवेबल बनाता है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है। आपने एक बिल बना दिया, उस पर आपने अमाउंट लिख दिया कि इस डेट को आपको आपका अमाउंट, और वो बिल किसको देगा? जो अमाउंट आपने लिखा है वो आप किसे दोगे? जिससे आपने सामान खरीदा है उसी को दोगे ना। तो वो पर्सन कौन होगा? वो होगा पे, जो रिसीव करेगा अमाउंट। ठीक है, उस बिल को रिसीव करेगा, उस बिल के अमाउंट को, वो हो गया पे। ठीक है। ड्रॉई वो होता है जो बिल बनाता है, जिसको पैसे देने हैं। ठीक है। और पे वो हो गया जिसको रिसीव करने हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ड्रॉअर और ड्रॉई अलग अलग भी हो जाते हैं और सेम भी होते हैं।
अब अगर आपने बिल बनाया है और अगर आप ही अमाउंट पे कर रहे हो तो आप दोनों इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सपोज आप ड्रॉई हो, आपने सामान खरीदा था, आप क्रेडिटर हो, ठीक है। क्या होता है कि आपने एक बिल बना दिया और उसमें किसी और का नाम लिख दिया कि वो बंदा, मान लीजिए राम का नाम लिख दिया आपने कि राम आपको 10th डेट को आपको पैसे, पे को पैसे दे देगा, जितना भी आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब इसमें राम का नाम आ गया, पैसे वो देगा, बिल तो आपने बनाया ना, बिल तो आपने बनाया है, सामान भी आपने खरीदा है, बट आपकी जगह ना पैसे कोई और दे रहा है, पे को, रिसीवर को पैसे कोई और दे रहा है, तो वो जो पैसे दे रहा है ना राम, वो हो जाएगा ड्रॉर, ठीक है, जो पैसे देगा। और अगर पैसे आप ही दोगे तो ड्रॉई भी आप हो और ड्रॉर भी आप हो। तो ये बिल्स रिसीवेबल में कुछ चीज़ें, टर्म्स यूज़ होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ट्रेड पेएबल्स क्या होता है। रिसीव का पढ़ लिया हमने, अब हम पे का पढ़ेंगे। अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस। आपने किसी से सामान खरीदा है और उसके लिए आपको अमाउंट पे करना, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी, वो इसी में फिट बैठता है कि आपने कोई चीज़ अकाउंट किसी बिजनेस के नाम पे गुड्स या सर्विसेज परचेज कर लिए और उसकी जगह आपको अमाउंट पे करना है। जैसे सेल या परचेज तो ट्रेड हो गया, अमाउंट पे हो गया, पे करना है तो पेएबल हो गया, रिसीव करना है तो रिसीवेबल हो गया। तो ट्रेड पेएबल क्या होता है, जब आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो और उसका अमाउंट आपको देना होता है। उसमें हमारा क्या आ रहा था, डेटर्स आ रहे थे और बिल्स रिसीवेबल आ रहे थे। इसमें हमारा क्रेडिटर्स आएंगे और बिल्स पेएबल्स आएंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज, जिससे आपने खरीदा है वो क्रेडिटर हो गया। और सर्विसेज प्रोकर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम। आपने किसी से सामान खरीदा है और आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है, तो जो सामने वाला बंदा है ना जिससे आपने सामान खरीदा वो क्रेडिटर है, ठीक है, वो क्रेडिटर है जिससे आपने सामान खरीदा है। बिल्स पेएबल क्या होगा, और ये बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट शो द अमाउंट ओइंग फॉर द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो अमाउंट शो करते हैं सिर्फ, और मतलब एक तरह से ना ये उसको लायबल कर देते हैं सामने वाले बंदे को कि आपने भी रिटर्न में दे रखा है और आपको पे करना पड़ेगा, एक तरह से सबूत हो जाता है। वरना कल को बंदा सामान खरीद के और मना कर दे कि मैंने तो तुमसे सामान नहीं खरीदा, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो एक तरह से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि भी तुमने खरीदा था, तुमने अपने हाथ से ये लिख के दिया है कि हाँ मैंने सामान खरीदा था और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो उस पे अमाउंट लिखा होता है कि भाई इस डेट को मैं तुम्हें अमाउंट दे दूंगा। इट इंक्लूड्स सर्विसेज, इनवॉइस, फ़ोन बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, ये सब ना इसमें बिल्स आते हैं। जैसे फ़ोन का बिल आ गया आपका, आप यूज़ कर चुके हो वो चीज़ लेकिन पैसे अभी तक भरे नहीं है फ़ोन के बिल के। या फिर यूटिलिटी बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी मतलब आप जब किसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये बिल्स पेएबल में आते हैं कि आपको, आपने यूज़ कर लिया है इनका सारा, यूटिलिटी ले ली है और अब आपको इनको पे करना है। क्लियर हो चुका है ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ड्रॉर, ड्रॉई और पे का मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल, आई होप आपको पक्का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है अकाउंटिंग टर्म, वो है गुड्स, जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और आपको समझ आ गया होगा। आइटम्स परचेज्ड फॉर रीसेल्स, गुड्स वो चीज़ें होती हैं, वो आइटम्स होते हैं जिनको परचेज किया जाता है रीसेल के लिए, और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मेंट टू बी सोल्ड। या तो डायरेक्ट रीसेल के लिए किसी आइटम को परचेज़ किया गया है, उसे भी हम गुड्स बोलेंगे, या फिर किसी आइटम को परचेज़ करके उस पर कुछ काम करके उसको फिनिश्ड गुड में बदल दिया सेल करने के लिए, उसे भी हम गुड्स बोलेंगे। मतलब रॉ मटेरियल अगर ख़रीदा है आपने तो वो भी एक गुड्स है आपके लिए, गुड है आपके लिए, ठीक है। गुड्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। एक अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर, एक खर्चा होता है जो कि एक स्पेसिफाइड एक्टिविटी पे किया जाता है। अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये एक सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट का
कि वो कॉस्ट हमारी वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जिसे हम खर्च करते हैं। मान लीजिए हाँ, जैसे मैंने आपको टॉयज़ का एग्जांपल दिया था इससे पहले वाली क्लास में, उस टॉय को बनाने में आपका जो भी खर्चा हुआ है, उसको लाने में या उसको बनाने में, उसको रेडी करने में जो भी खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं, राइट। या फिर हम में से जैसे मैंने बताया ना, उसको कोई भी किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोडक्शन में उसकी या उसको क्रिएट करने में, उसको लाने में जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द अथोराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करता है टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, अकाउंट्स में। जैसे कि वाउचर हो गया, मान लीजिए जैसे हाँ, आपने कोई सामान खरीदा, उसके पास आपके पास उसका बिल है, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीद लिया मान लीजिए आपने फैक्ट्री के लिए, और आपके पास उसका बिल है। वो जो बिल है ना, वो वाउचर होएगा। उस बिल के बेसिस पे आप बुक्स में एंड अकाउंट्स में एंट्री कर दोगे कि हाँ, इतने रुपए का हमने सामान खरीदा। तो उसका प्रूफ क्या है? वो वाउचर, जो वो बिल है वही उसका प्रूफ है ना, तो उसे हम वाउचर बोल देते हैं। कंटेन्स द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एन इनवॉइस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ये एक, है ना, क्योंकि जैसे बिल हो गया, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि हमें पता है भाई सच में बिल है तो इतने का सामान आया है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट भी होती, इसे हम एक सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट दैट इधर अलाउज यू टू परचेज समथिंग और प्रूफ्स दैट यू पेड फॉर समथिंग। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एक प्रूफ हो जाता है। आप अगर वाउचर है आपके पास तो वो एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई आपके पास प्रूफ है, आपने पैसे पे किए हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ अ रीबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू बायर। रीबेट मतलब छूट, जो भी छूट मिलती है हमें किसी भी प्रोडक्ट पे, जब एक सेलर हमें देता है। सपोज़ आप टॉयज़ लेने चले गए अपने बच्चे के लिए, मान लीजिए एक टॉय है वो 100 रुपीज़ का है, आपने थोड़ी सी बार्गेनिंग की या फिर उनको बोला भी कुछ डिस्काउंट, उन्होंने वो आपको टॉय दे दिया 90 रुपये में। उसका अमाउंट तो 100 रुपीज़ था, बट उसने आपको 90 रुपीज़ में दे दिया, तो जो इसका 10 रुपीज़ है वो आपको इसका डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। इसे हम डिस्काउंट बोलेंगे, इस 10 रुपीज़ को हम डिस्काउंट बोलेंगे। आपने टॉय ख़रीदा था, ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट तो आपको क्लियर हो चुका है। अब डिस्काउंट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन अ डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर, जब एक सेलर एक डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स का जो लिस्ट प्राइस कौन सा होता है? जो उसके ऊपर MRP होता है, जो लिखा होता है उस गुड का प्राइस, उसके ऊपर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज का वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे सेल लगती है ना, 50% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट, 30% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट, तो वो 30% ऑफ किस रेट पे लगेगा? मान लीजिए उन्होंने बोला कि 50% ऑफ है, तो आप उसका रेट देखोगे कपड़े का पहले कि 1000 रुपये की शर्ट है और उसके ऊपर 50% ऑफ मिल रहा है, तो 1000 रुपीज़ का 50% कितना हो गया? 500 रुपीज़ हो गया, तो 500 रुपये का ऑफ हो गया, 500 रुपये में आपको वो शर्ट मिल गई। तो इसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, जब एक फिक्स्ड परसेंटेज लगता है डिस्काउंट का लिस्ट प्राइस पे गुड्स की। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, जो हमें डिस्काउंट इसमें मिलता है ना, वो अब मान लीजिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है ना, वो इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ उसी में से हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको 50% का ऑफ मिल रहा था, 500 रुपये हमें उस शर्ट के बदले रिसीव हो गए, आपको हमने 500 रुपये में शर्ट दे दी, तो वो जो कैश मेमो है उसमें 500 रुपये का आएगा, तो ग्रॉस वैल्यू उसकी क्या हो गई? 500 रुपये आ गई, रिसिप्ट तो हमें 500 रुपये की मिली है ना, तो इसलिए वो सिर्फ 500 रुपये ही लिखे जाएंगे। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारा आता है कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब हमें जल्दी पेमेंट करानी हो। हम कोई शर्ट बेच रहे हैं आपको, हम आपको ये बोल देते हैं 1000 रुपये की शर्ट है, अगर आप अभी पैसे दोगे तो आपको वो 800 रुपये की पड़ जाएगी, और अगर आप बाद में पैसे दोगे तो आपको उसके 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो बंदा क्या सोचेगा, यार पहले बाद में करूँगा तो 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, अब दे रहा हूँ तो 200 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, राइट। तो वो जल्दी पेमेंट करवाने के लिए ना कुछ % का डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ अमाउंट का। वो अमाउंट हम ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आने कितने थे, 1000 थे, आए कितने हमारे पास 800 आए प्रॉम्प्ट पेमेंट के उससे। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स्ड % का डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस पे, ये चीज़ याद रखिएगा, फिक्स्ड % ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। और कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट करवाने के लिए होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हमारी कुछ और छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।